नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फरफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं निराला जी के बारे में, प्रसाद जी के बारे में, नंद दुलारे वाजपेयी जी और क्या क्या बातें अपने को बताते हैं। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित एक निबंध, कौन सा? प्रसाद और निराला। शुरू से अपन निबंध की संक्षिप्त रूप में चर्चा करें, क्योंकि पिछली क्लास में ही अपनों ने इस निबंध को शुरू किया था। निबंध के प्रारंभ में वाजपेयी जी एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इन दोनों ही कवियों में से श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है, इस प्रश्न पर अपने को इस निबंध में विचार करना है। वाजपेयी जी पहले ही क्लियर कर देते हैं कि भी ये इतना बड़ा प्रश्न है कि व्यवधान मांगता है। इतना बड़ा प्रश्न है कि व्यवधान मांगता है। व्यवधान का मतलब है कि ये समय मांगता है। इतने महान कवि और इनका थोड़े से समय से मतलब है कि इस छोटे से निबंध में इनकी समीक्षा कैसे संभव है। परंतु ये कहते हैं कि ये इतना बड़ा प्रश्न है कि बहुत अधिक समय मांगता है, परंतु अपन यहाँ पर एक छोटे से अंश की बात अपन करने जा रहे हैं, अर्थात संक्षिप्त चर्चा अपन करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का विषय क्या रहेगा कि इन दोनों कवियों का प्रदेय साहित्य को क्या है। प्रदेय का मतलब सीधी की सीधी देन, कि साहित्य को इन दोनों कवियों की देन क्या है। साहित्य को इन दोनों कवियों ने क्या ऐसा दिया कि हम आज इनका सम्मान करें। तो इसलिए ये प्रश्न उठाते हैं और यूं कहते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संबंध में अपन बात कर रहे थे निराला जी की, कि निराला जी है वो पहले क्या थे, उपेक्षा के पात्र थे। उपेक्षा के पात्र थे, यानी साहित्यिक समाज, या फिर मैं कहूं कि कुछ समीक्षक इनकी उपेक्षा करते थे। और किस लिए उपेक्षा करते थे? इनकी किस लिए उपेक्षा करते थे कि इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है वो क्लिष्ट है एवं दुरूह है। दुरूह का मतलब होता है जिसे जानना बहुत ज्यादा कठिन है, ये वो मानते थे। ठीक है। और निराला जी ने अपने जीवन काल में जितनी भी साहित्यिक रचनाएं रची, उनके लिए इस समीक्षक समाज का यही मत था और इसीलिए ये इनकी उपेक्षा करते थे, अवहेलना करते थे, इनको सम्मान नहीं देते थे। परंतु जीवन के अंतिम समय में निराला जी ने अपने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए, इस प्रकार की समझ प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुखतया यदि अपन माने तो देखिए, एक तो सामयिक समाज, सामयिक का मतलब है कि तत्कालीन समाज, उस समय का समाज, उस समाज की या सामयिक समाज की असंगतियों पर इन्होंने चर्चा की, असंगतियों पर इन्होंने प्रकाश डाला, जो एक बहुत बड़ी बात थी, जो अलग सा विषय था। निराला जैसा महान कवि ही इस विषय पर चर्चा कर सकता था। हर किसी व्यक्ति के ध्यान में ही नहीं आ रहा था। हर कोई व्यक्ति इतनी सूक्ष्म चर्चा करने में असक्षम था, जहां पर निराला ने बात की। और निराला ने कब इस विषय के बारे में बात की? विपरीत परिस्थितियों में। विपरीत परिस्थितियों माने, विपरीत परिस्थितियों का मतलब है कि उस समय जब इनकी न तो शारीरिक हालत सही थी, न मानसिक हालत और न आर्थिक हालत। यदि इस प्रकार से व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में गिर जाए तो उठने की भी हिम्मत नहीं होती, और जहां पर इन्होंने इतना गूढ़ विचार किया। दूसरी बात, इन्होंने कुछ गीत लिखे और गीतों की जो मुख्य जो विषय था गीतों का, वो था आत्मनिवेदन।
आत्मनिवेदनात्मक इन्होंने गीत भी लिखे। अब गीत भी साहित्य को दिए और ये गीत है वो ऐसे साहित्य में आए कि साहित्य का निर्देशन करने लगे। निर्देशन का मतलब पूरे के पूरे साहित्य में इन गीतों से कुछ न कुछ चीजें ग्रहण की गई। साहित्यकारों ने इन गीतों से बहुत कुछ सीखा कि सच में गीत लिखे कैसे जा सकते हैं और सच में आत्मनिवेदन का मतलब है कि अपने आप से ही किस प्रकार से बात की जा सकती है, अपने आप को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। इतनी बड़ी चीज इन्होंने दी। तो इसलिए एक तो इनका विषय था सामयिक समाज की असंगतियों पर प्रकाश। असंगतियों का मतलब है कि बुराइयों पर प्रकाश डाला इन्होंने, उस समाज की बुराइयों पर प्रकाश डाला। दूसरा, इन्होंने आत्म निवेदनात्मक गीत लिखे जो उस समय के साहित्य के लिए निर्देशन बनकर उभरे। ये दो कारण ऐसे आए कि इन समीक्षकों की जो सोच थी वो पूरी की पूरी इन्होंने बदल कर रख दी। निराला जी ने इनकी जो सोच थी कि इनकी बुराई करते थे, इनका बहुत कठिन है, दुरूह है, ये पूरी की पूरी सोच ही बदल दी। और ये जो इनके बाद के जो कवि थे, बाद के कवियों को परवर्ती बोला जाता है, पहले के कवियों को पूर्ववर्ती बोला जाता है। तो परवर्ती जो कवि थे उन्हें साहित्य विवेचन से संबंधित एक दिशा मिली इनकी रचनाओं में। तो निराला जी को दो कारणों से साहित्य में सम्मान मिला। हालांकि निराला जी को पहले कभी सम्मान नहीं मिला, परंतु उनके स्वर्गवास के पश्चात एक तो इन्हें इस बात के लिए सम्मान मिला कि इनकी विपरीत परिस्थितियां थी, तो लोगों की सहानुभूति वैसे ही मिल गई। जो बेचारा थोड़ा कमजोर होता है, जो लोग कमजोर होते हैं उनके प्रति अपनी थोड़ी सहानुभूति रहती है, समाज की सहानुभूति रहती है। तो एक तो ये, क्योंकि इनकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, तो कुछ सहानुभूति तो इस आधार पर मिली, और जो सम्मान मिला वो इन दोनों विषयों के आधार पर मिला। और इन दोनों विषयों के आधार पर सम्मान इतना मिला कि ये जो इनकी बुराई करता था ना, वो इनके बारे में चर्चा ही नहीं, इनकी प्रशंसा करने लगा। यहां तक कि वाजपेयी जी तो लिखते हैं कि जो समीक्षक इनके साहित्य को कलिष्ठ व दुरूह मानते थे वो आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई इसको देखकर। अरे, एक व्यक्ति जब विक्षिप्त है, पागलपन की हालत में, उस समय ऐसी सोच जिसे सामान्य व्यक्ति सामान्य अवस्था में नहीं लिख सकता। तो इस प्रकार से इनकी सोच ही बदल कर रख दी थी। तो यहाँ पर अपनों ने कहा था कि भी समीक्षक भी दो प्रकार के हैं, एक तो उपेक्षा करने वाले और एक प्रशंसा करने वाले। तो यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में थोड़ी सी चर्चा की थी कि उपेक्षा करने वाला ही जब प्रशंसा करने लग गया तो प्रशंसा करने वालों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें निराला जी की सोच से अपरिमित भंडार प्राप्त हुआ, ऐसी सोच मिली, ऐसी दिशा मिली जो उन्हें अभिप्सित थी, यानी जिसकी इच्छा वो कर रहे थे। तो यहाँ पर ये विषय महत्वपूर्ण है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं आगे की चीजों पर। आगे भी अपन देखते हैं आगे इनके बारे में और क्या बातें की जा सकती हैं। तो देखिए, निराला जी ने ये चीजें दी। अब यहां पर वाजपेयी जी ये बात करते हैं, वाजपेयी जी यूं कहते हैं कि भाई अपनों ने ये जो बातें की हैं, अपनों ने निराला जी के बारे में बातें की हैं, तो हम निराला जी और प्रसाद की चर्चा करने वाले हैं। यहीं पर वो क्लियर कर देते हैं कि हम इन्हीं दोनों साहित्यकारों की चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं दोनों को पूरे युग से, यानी 20वीं शताब्दी में इन्हीं दोनों को लेकर अपन क्यों इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं? क्या इनके अलावा कोई कवि नहीं है?
जिसकी चर्चा अपन कर सकें, जिसकी समीक्षा अपन कर सकें, जिसकी महत्ता स्थापित अपन कर सकें। तो यहाँ पर ये विचार करते हैं कि देखिए द्विवेदी युग जो था ना, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में जो काव्य लिखा गया उसकी यदि अपन बात करें तो उसमें भी बहुत से ऐसे साहित्यकार थे, परंतु उनके बाद जो हिंदी काव्य में श्रेष्ठ रूप जिनका उभर कर आया वो कौन से थे? प्रसाद और निराला थे। द्विवेदी युग अपन जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में पहला चरण भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग और उसके बाद कौन सा आया? छायावाद युग। तो द्विवेदी युग में स्वयं द्विवेदी जी महत्वपूर्ण कवि थे, परंतु उनकी जो रचना शैली थी वो सामान्य थी, उनका किसी ने विरोध नहीं किया। अपन सामान्यतः चर्चा उसकी करते हैं जो नजरों में रहता है, जो चर्चा में रहता है। तो यहाँ पर प्रसाद जी की भी परिस्थितियां विपरीत थी, परंतु वैसे देखें तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। ये गूढ़ विश्लेषण किसी काव्य का करते थे, सूक्ष्म विश्लेषण चीजों का करते थे। और इधर निराला जी की तो उपेक्षा के पात्र थे। और यदि रचना क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि भी 20वीं शताब्दी में जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उनमें द्विवेदी युग से पूर्व और छायावाद युग के बाद के सभी लेखकों की यदि बात करें तो ज्यादा चर्चा किस पर हुई या ज्यादा नजरों में कौन रहे? प्रसाद और निराला। तो इसीलिए हम इनको मान रहे हैं। हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि भाई ये ही महत्वपूर्ण कवि है, जितना अच्छा लिखा है वो इन्होंने लिखा है और किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा हमारा मतलब नहीं है। वाजपेयी जी ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। वाजपेयी जी कहते हैं कि जब प्रसाद और निराला की अपन बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि निराला की यदि देखें तो निराला को बाद में सम्मान मिला, और उसी प्रकार से प्रसाद जी जो है वो पहले प्रसाद जी की परिस्थितियों के यदि बारे में बात करें, हालांकि बड़ी चर्चा अपन बाद में करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मात्र 8वीं तक ये नियमित शिक्षा प्राप्त कर पाए थे, बाद में इन्होंने स्वाध्याय किया था। स्वाध्याय के आधार पर इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, और ग्रंथ है वो इतने उत्कृष्ट थे कि इनको छायावाद युग का जनक कहा जाता है, छायावाद युग का प्रवर्तक कहा जाता है, छायावाद युग का प्रवर्तक। तो अब अगर जनक या प्रवर्तक जिस कवि को कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि साहित्य में इसका बड़ा योगदान होगा। तब फिर महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रश्न पर विचार करना, इस विषय पर बात करना कि भाई दोनों में से महनीय कौन है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, और दोनों में से किसका प्रदेय अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये इस बारे में बात करते हैं। ये निराला के बारे में लिखते हैं कि भाई निराला ने अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें अपन मान सकते हैं तुलसीदास इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक लंबी कविता लिखी थी जिसका नाम था राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा क्या था? भगवान राम शक्ति की, माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। किस समय करते हैं? जब वो समुद्र को पार कर रहे होते हैं ना लंका में जाने के लिए, तो उस समय वो आराधना करते हैं। और किस लिए करते हैं कि हे माँ शक्ति, आप हमें शक्ति दो ताकि हम इस समुद्र को पार कर सकें और साथ साथ युद्ध में विजयी होकर लौटें। तो इसलिए भगवान राम है वो माँ शक्ति की आराधना करते हैं। और यूं है कि भगवान राम जो कमल के माध्यम से, कमल के जो पुष्प होते हैं उनको चढ़ाकर और माँ शक्ति की आराधना करते हैं। अंत में माँ शक्ति है वो इनकी परीक्षा लेने की सोचती है, और जब इनकी परीक्षा लेती है तो वो एक कमल का पुष्प छुपा लेती है। तो फिर यूं सोचते हैं कि अब राम पूजा को संपन्न कैसे करेगा। जैसे ही पूजा में बैठ जाते थे तो बीच में खड़ा नहीं होना होता था। अब पुष्प मिल नहीं रहा और खड़ा हो नहीं सकते, तो पुष्प लेकर कहाँ से आए। तब माँ शक्ति ने सोचा कि अब राम करेंगे क्या। तो राम जब देखते हैं कि पुष्प वहां पर नहीं है,
पूजा को संपन्न करना है, और यदि पूर्ण पूजा नहीं हुई तो उसका लाभ नहीं होगा। तो फिर वो सोचते हैं कि अब किया क्या जाए, एक कमल तो मिल नहीं रहा है। तो फिर भगवान राम है वो अपने बचपन की बात को याद करते हैं, अपनी मैया की बात को याद करते हैं। उनकी माँ इन्हें कमल नयन कहती थी। तो फिर ये यूं सोचते हैं कि मुझे जब कमल नयन कहा जाता था तो मेरे नेत्र भी तो कमल के समान है। तो वो अपना एक नेत्र अर्पण कर पूजा को संपन्न करना चाहते हैं। उसी समय माँ शक्ति आकर इन्हें रोक लेती है। तो इस प्रकार का साहित्य इन्होंने लिखा था। तो निराला जी का काव्य है वो हर एक भावों से भरा हुआ है। और क्या लिखते हैं वाजपेयी जी इनके बारे में देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।